हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 क्लास 10th से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्टिंग टिल एंड डिस्कस करेंगे। ये 7 टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इन 7 टॉपिक्स में आपका पूरा चैप्टर 2 कवर होता है। तो आज हम लोग बेसिक्स, ये टॉपिक्स क्या हैं, इनके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम लोग कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं हम और सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का हो सकता है, 2 वेरिएबल का हो सकता है और ज़्यादा वेरिएबल्स का हो सकता है। लाइक हम लोग पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, x + 3, दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ pxy की, x² + y, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और इसी तरीके से हम और पॉलिनोमियल्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पे हम लोग आज फोकस करेंगे। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में भी सिर्फ एक ही तरह का पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि x की कुछ पावर भी हो सकती है, राइट? अभी हमने देखा था दूसरे में। तो अब अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो जहां पर जिस पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, राइट, मैक्सिमम पावर, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, क्योंकि कोई पावर नहीं दी हुई तो इसलिए हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है 3, वेरिएबल इज x, x की पावर 3 है तो वो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी 1, यहाँ पर डिग्री होगी 2 और यहाँ पर डिग्री होगी 3। ओके, गॉट इट। तो जहाँ पर डिग्री 1 हो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहाँ पर डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं बात करूं एक छोटा सा पॉलिनोमियल की, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? क्योंकि ये पॉलिनोमियल x का है, दैट मींस इसमें वेरिएबल x है, तो x की ऐसी वैल्यू जहां पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मींस ये इक्वल टू 0 आ जाए, उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के देखते हैं। तो हमने बोला x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये 0 के बराबर आ जाए, तो हमने 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, और 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। सो x इक्वल टू 2 ही मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2 रखूं तो इसका आंसर 0 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 × 2 - 4 इज इक्वल टू 0, राइट? 2 × 2 = 4 - 4 इज 0। सो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। तो ये जो है 0 होना चाहिए, राइट?
तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अच्छा, इसमें हम लोग जो वैल्यूज निकालते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो कैसे हम स्प्लिट करते थे कि मिडिल टर्म को आप ऐसे स्प्लिट कीजिए कि जिसको मल्टीप्लाई करके तो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब 2 3 6, मतलब 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके -5 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी हो गया यार, ये तो -2x -3x + 3 = 0 हो गया। यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, x -1 रह गया, यहाँ पर -3 कॉमन आएगा, x -1 रह गया। 2x -3 को मैं अलग लिख लेता हूँ और x -1 को अलग लिख लेता हूँ, और ये 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा स्टूडेंट्स? जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार हम इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं। तो 2x - 3 = 0, सो x = 3/2, और यहाँ से x = 1 आ जाएगा। तो या तो x 3/2 हो या फिर x 1 हो, तब जा करके ये 0 होगा। तो ये दोनों ही इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है, जब हमने पिछली इक्वेशन को देखा था तो उसमें एक 0 निकल के आया था, इस बार देखा था 2 जीरोस। दोनों में डिफरेंस क्या था? पिछली वाली की डिग्री 1 थी, इसकी वाली की डिग्री 2 है। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप वैलिडेशन खुद करें, और खुद करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम लोग, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था पिछले साल, हम लोग ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पिछली वाली की इक्वेशन ले लेते हैं, px = 2x - 4, ओके। अब हम px को हम लोग क्या करते हैं, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक वेरिएबल x है, y है। तो जो px होता है, ये px एज y ट्रीट होता है ग्राफ पे, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू निकल के आती है। तो px को हम ग्राफ पे y के तौर पे दिखाते हैं। तो y = 2x - 4, ओके। सो इसमें मेरा जो 0 निकल के आया था वो निकल के आया था 2, ओके। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ सबसे पहले। x और y, जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 आई थी। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, 2 × 1 - 4, 2 1 is 2, 2 - 4 is -2, तो y की वैल्यू -2 आती है, ठीक है। तो ग्राफ में आपको पता है ये पॉइंट 0 0 होता है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। सो जब x 2 है तो x पे 2 पॉइंट्स क्या है, y 0 है, मतलब यही ये एक पॉइंट हो गया 2, 0। जब x 1 है, y -2 है, तो ये पॉइंट हो गया 1, -2। आपको पता है कि ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो हमेशा x, y होता है, इसीलिए हम लोग 1, -2, 2, 0 लिख रहे हैं। और जब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। तो ये ग्राफ हो गया। और हमेशा ग्राफ पे आप क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं
कुछ इस तरीके से y इक्वल टू 2x माइनस 4। जो जो पॉइंट्स आपने लगाए थे उनको आप सर्कल कर दीजिए ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके, उनको पॉइंट्स लिख दीजिए वो क्या है, और इस तरीके से इक्वेशन लिखिए। ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उससे पहले लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले x है, फिर x स्क्वायर की टर्म आ रही है, फिर x की पावर 4, फिर 7, फिर x क्यूब आ रहा है। तो अजीब सा लग रहा है, राइट? सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पे आप डिग्री से स्टार्ट करके, डिग्री वाली जो टर्म है उससे स्टार्ट करके आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? जो वेरिएबल की पावर्स है। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब ये टर्म आएगी, उसके बाद इससे छोटी पावर का है यहाँ पर ये टर्म आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो ये जो हमने लिखा इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। जीरोस वैल्यू ऑफ x व्हेन px इज जीरो। जब पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वहां पे जो वैल्यू होती है x की उसको हम जीरो कहते हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकते हैं हम बाद में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। इस वाली टर्म में कांस्टेंट पार्ट क्या है? 7, तो 7 हो गया, और यहाँ पे -3। तो ये सारे क्या हुए? कोफिशिएंट्स हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट -3। ओके, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझते हैं और फिर हम क्यूबिक इक्वेशन का देखेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको एक जेनेरिक इक्वेशन लिखते हैं। तो जेनेरिक इक्वेशन मेरी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो x हम इसमें हमेशा पहली बात तो प्लस के साइंस लेके चलते हैं, और यहाँ पे हमने इनके जो कोफिशिएंट है उनको a b और c बोल दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा a क्या है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है माइनस का, तो हम b को क्या लेंगे? -5, और c होगा हमारा 3। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और इसके जीरोस निकालता हूं। इस इक्वेशन को हमने पीछे भी सिंप्लीफाई किया था। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन है, x माइनस 1 बचता है। अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन लेता हूँ तो फिर x माइनस 1 बचता है। तो ये हुआ 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये मेरे जीरोस जो निकल के आते हैं वो आते हैं 3/2 और 1। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इसको तो अल्फा मान लेता हूँ और इस वाले जीरो को बीटा मान लेता हूँ।
तो ये दो सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक सिंबल्स, अल्फा और बीटा इनको हम बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, 3/2 + 1, अगर इन एलसीएम लेकर ऐड करता हूं तो 3 + 2/2 मतलब 5/2। अच्छा 5 इज, अगर मैं b/a को देखूं तो मेरा b/a क्या आता है, -5/2, राइट, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूं, -1 × 5/2। तो इस -1 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा -b/a = 5/2। इसका मतलब 5/2 मेरा कुछ और नहीं है बल्कि -ba/a है। तो मेरा रिलेशनशिप निकल के आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 3/2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। तो 3 क्या है मेरा c, और a क्या है 2, तो ये c/a हो जाता है। तो ये मेरे रिलेशनशिप्स हो गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक की, तो फिलहाल जो मैंने समझा, क्वाड्रेटिक के लिए मेरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ओके, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये मेरा हुआ क्वाड्रेटिक के लिए। और मेरा क्यूबिक के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो क्यूबिक के लिए इसी तरीके से रिलेशनशिप आपका आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे मैं गामा की यूज करता हूँ, इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इस सेक्शन में आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेक्शन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ। तो स्टूडेंट्स इसके साथ अब हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोग डिवीजन करके देखते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूँ px जो कि है x - 2, और मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूँ gx, तो लिखता हूँ मैं 8 - 4x + x²। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि मैं जिन पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने वाला हूँ वो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। हम लोगों ने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था। तो ये पॉलिनोमियल तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ पहले। सो x² - 4x + 8, अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ। अच्छा, जब भी आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका गोल क्या होना चाहिए कि जो पहली टर्म आपके पास है वो पूरी की पूरी 0 हो जानी चाहिए। मतलब इस पहली टर्म को आपको बिल्कुल ये वाली टर्म बनाना है। तो मैं इसको ये कैसे बना सकता हूँ, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो x² बन जाए। तो किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, राइट। जैसे 4 × 4 = 4², ऐसे ही x × x = x²। क्या इसके अलावा यहाँ पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x × x = x², और x क्योंकि ये पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा तो x × -2 = -2x। अच्छा, अब जब मैं माइनस करूँगा, राइट, डिवाइड जब हम करते हैं तो माइनस करते हैं नंबर्स को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और ये माइनस प्लस है
तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए -2x होगा +8। ओके, अब यहाँ पे x तो x ही है, लेकिन उसके साथ एक कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन में -2, तो यहाँ पे -2 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? -2 से। तो ये -2x हो गया और ये -2 इंटू -2 +4। तो जब मैं माइनस करता हूँ तो ये तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 8 में से 4 गए, 4 बचे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा क्वोशंट है, मैं उस क्वोशंट को एज QX लिखता हूँ, x - 2, और जो भी मेरा रिमाइंडर होगा उसको RX लिखता हूँ। हालांकि यहाँ पर कोई भी x कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे आपको x नहीं लिख रहा है, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं उनको एज फंक्शंस ही लिखेंगे। ऐसा क्यों है ये आप आगे समझ सकते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा सेशन लूँगा पॉलिनोमियल्स के ऊपर, तब वहाँ पे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम आते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि डिवाइड कैसे करना है, बट आपने डिवीजन एल्गोरिथम अभी भी नहीं बताया। तो डिवीजन एल्गोरिथम स्टूडेंट्स और कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स px और gx हैं तो उनके लिए हमेशा qx और rx दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे, ताकि आप उनको इस फॉर्म में लिख सको। और ये स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है आपकी बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम, और यही कहता है पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जो कि एक डिवाइजर और एक डिविडेंड है, तो आप उनको जब डिवाइड करते हैं तो उनके लिए एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल जरूर होंगे, ताकि आप उनको इस फॉर्म में लिख सको। तो अब हम वैलिडेट कर लेते हैं इसको। वैलिडेट करने के लिए मैं ये वैल्यूज एज इट इज छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं इस चीज़ को कि क्या ये सही है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ क्या ये gx के बराबर आता है। तो मैंने px को लिख लिया, qx को मल्टीप्लाई किया और rx को ऐड कर दिया। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा, राइट। और दिस इज नथिंग बट gx। तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका खत्म होता है सारा डिस्कशन पॉलिनोमियल चैप्टर का। ये आपका इन एंड आउट आपका पॉलिनोमियल चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हालांकि आगे के वीडियोस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, और ये भी जरूर बताऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में सिक्योर करें। हालांकि अभी कोविड चल रहा है, आप लोग घर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आपको किसी भी तरह का छोटा या बड़ा डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका वो डाउट जो है रिजॉल्व हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे के वीडियोस मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग माई होम माई स्कूल। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। तो स्टूडेंट्स इसके साथ अब हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोग डिवीजन करके देखते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूँ px जो कि है x - 2, और मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूँ gx जो कि है x² - 4x + 8। तो मैं या इसको लिखता हूँ मैं 8 - 4x + x²। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि मैं
जिन पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने वाला हूँ वो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। हम लोगों ने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था, तो इस ये पॉलिनोमियल तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ पहले। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ। अच्छा, जब भी आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका गोल क्या होना चाहिए कि जो पहली टर्म आपके पास है वो पूरी की पूरी जीरो हो जानी चाहिए। मतलब इस पहली टर्म को आपको बिल्कुल ये वाली टर्म बनाना है। तो मैं इसको ये कैसे बना सकता हूँ, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो एक्स स्क्वायर बन जाए। तो किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, राइट। जैसे 4 इंटू 4 इज 4 स्क्वायर, ऐसे ही x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। क्या इसके अलावा यहाँ पे कुछ है? कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ x से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और x क्योंकि ये पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। अच्छा, अब जब मैं माइनस करूँगा, राइट, डिवाइड जब हम करते हैं तो माइनस करते हैं नंबर्स को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और ये माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस 2x होगा प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे x तो x ही है, लेकिन उसके साथ एक कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन में -2, तो यहाँ पे -2 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? -2 से। तो ये -2x हो गया, और ये -2 इंटू -2 इज +4। तो जब मैं माइनस करता हूँ तो ये तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 4 गए, 4 बचे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा क्वोशंट है, मैं उस क्वोशंट को एस क्यू एक्स लिखता हूँ, x माइनस 2, और जो भी मेरा रिमाइंडर होगा उसको आर एक्स लिखता हूँ। हालांकि यहाँ पर कोई भी x कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे आपको x नहीं लिख रहा है, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं उनको एज ए फंक्शंस ही लिखेंगे। ऐसा क्यों है ये आप आगे समझ सकते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा सेशन लूँगा पॉलिनोमियल्स के ऊपर, तब वहाँ पे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम आते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि डिवाइड कैसे करना है, बट आपने डिवीजन एल्गोरिथम अभी भी नहीं बताया। तो डिवीजन एल्गोरिथम स्टूडेंट्स और कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स px और gx हैं तो उनके लिए हमेशा qx और rx दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे, ताकि आप उनको इस फॉर्म में लिख सको। और ये स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है आपकी बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम, और यही कहता है पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जो कि एक डिवाइजर और एक डिविडेंड है, तो आप उनको जब डिवाइड करते हैं तो उनके लिए एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल जरूर होंगे, ताकि आप उनको इस फॉर्म में लिख सको। तो अब हम वैलिडेट कर लेते हैं इसको। वैलिडेट करने के लिए मैं ये वैल्यूज एज इट इज छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं इस चीज़ को कि क्या ये सही है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ क्या ये gx के बराबर आता है। तो मैंने px को लिख लिया, qx को मल्टीप्लाई किया और rx को ऐड कर दिया। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा, राइट। और दिस इज नथिंग बट gx। तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका खत्म होता है सारा डिस्कशन पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। ये आपका इन एंड आउट आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हालांकि आगे के वीडियोस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, और ये भी जरूर बताऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में सिक्योर करें। हालांकि अभी कोविड चल रहा है, आप लोग घर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करें।
अगर आपको किसी भी तरह का छोटा या बड़ा डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका वो डाउट जो है रिजॉल्व हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे के वीडियोस मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग माई होम माई स्कूल। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।